हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसबीटीएस टेस्ट 7। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस नोबल कॉज के लिए सेशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 91। जिब्रेलिन्स इंड्यूस्ड बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट प्लांट्स। तो बोल्टिंग क्या होगा? इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है यहाँ पर जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। और किस में होता है? ये रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में होता है, जैसे कि कैबेज और बीट प्लांट्स। तो ये सही दिया हुआ है। जिब्रेलिन्स प्रोमोट इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन रोजेट प्लांट्स। और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रोजेट हैबिट क्या है? रोजेट हैबिट में बंच ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, और ये बंच ऑफ लीव्स जैसे रोज के पेटल्स होते हैं उस तरह से ये अरेंज्ड होंगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट। पेज नंबर 176। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनसे जो रिलेटेड फ्लावर्स। बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। तो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग ये किसके लिए? जिब्रेलिन्स के लिए। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसमें ऑक्सिन्स ये रूटिंग हार्मोन की तरह भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करते हैं टोमेटो में। फ्लावरिंग के लिए भी है पाइनएप्पल में। बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग ये हो गया जिब्रेलिन्स। सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन इंड्यूस करेंगे। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पर ए का हो गया सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 92। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। पेज नंबर था इसका 177। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कोर्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में सबसे पहले होगा यहाँ पर इम्बिबिशन ऑफ वाटर, माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन वाटर वगैरह। फिर इसके बाद यहाँ पर इम्बिबिशन ऑफ वाटर के बाद इमरजेंस ऑफ रेडिकल, और ये बनाएगा रूट सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकॉटल हुक एंड हाइपोकॉटल स्ट्रेटन्स। इसके बाद होगा बी, फिर होगा यहाँ पर डी, लास्ट में हाइपोकॉटल स्ट्रेटन्स। एपिकॉटल और हाइपोकॉटल ये जो कॉटिलिडन्स जहाँ पर अटैच्ड होते हैं, इसके नीचे का पोर्शन ये हाइपोकॉटल, और ये वाला जो है ये एपिकॉटल। तो सी, ए, बी, डी। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ, 93rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर ये 167 से। यहाँ पर पहले हाइपोकॉटल हुक का फॉर्मेशन, और फिर ये स्ट्रेटन्स, और ये वाला जो जर्मिनेशन दिखाया गया है ये एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकॉटाइल पहले ग्रो करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ एथिलीन। ट्रिपल रिस्पॉन्स ये एथिलीन का फीचर है। ओवरकम करने के लिए, सॉइल का जो ऑब्स्टेकल होगा उसको ओवरकम करने के लिए इसमें स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस होगी, अपाइकल हुक फॉर्मेशन होगा, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग जो होगा ये इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वर्टिकली, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और इसका जो एक्सेस होगा वो भी गर्थ में इंक्रीज कर जाएगा, ये गर्थ में इंक्रीज करेगा।
ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल होगा, ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल। और गर्थ में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन गर्थ। ये हो गया स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस। और अपाइकल हुक फॉर्मेशन, अपाइकल रीजन जो होगा ये हुक के फॉर्म में, हुक के फॉर्म से ये इसकी मेरिस्टेम जो होगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये भी है, अपाइकल हुक फॉर्मेशन भी है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग भी है, इनिबिशन ऑफ इंटरनोडल इलोंगेशन ये यहाँ पर नहीं है। और ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ एथिलीन ये किस लिए होता है, तो ये ओवरकम करने के लिए जो सॉइल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। जब सीड जर्मिनेट होगा तो सॉइल इसको प्रेस करेगी, दबा रही होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। पेज नंबर है ये इसका 177। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स टू ओवरकम जेनेटिक डॉर्फिज्म सही है। ऑड वन पूछा है, स्टेम इलोंगेशन इन रोजेट प्लांट्स, इसी को बोला जाएगा बोल्टिंग। थिनिंग ऑफ कॉटन एंड वॉलनट, ये एप्सिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एप्सिजन होगा इसमें। और इसकी वजह से जो फ्रूट लोड होगा वो कम होगा। ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम इन शुगर केन, शुगर केन की यील्ड बढ़ जाती है 20 टन्स पर एकड़। यहाँ पर जो शुगर केन है इसमें इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जिब्रेलिन। तो ये यहाँ पर थिनिंग ऑफ कॉटन एंड वॉलनट ये इससे रिलेटेड नहीं है। 95 का करेंट आंसर होगा थर्ड। पेज नंबर है ये 177। एथिफोन हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एसरेट एप्सिजन इन फ्लावर एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। तो ये एथिलीन का फीचर दिया हुआ है। यहाँ पर ये जिब्रेलिन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। Now question number 96. During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. तो जब ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी इन सिंगल स्टेप। तो ये सिंगल स्टेप यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल स्टेप्स। और एनर्जी किस किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में। और मल्टीपल स्टेप्स में इसी का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि सेल को टाइम मिले एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल इन ए सिंगल स्टेप। तो ये मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 96 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 154। Now question number 97. The energy released by oxidation in respiration is used directly but is used to which is broken down whenever energy needs to be utilized. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, इसको नॉट यूज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
तो नॉट यूज डायरेक्टली, कैनॉट सिंथेसाइज एटीपी, नॉट यूज डायरेक्टली सिंथेसाइजेज एटीपी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 154 से था ये। हाउ मेनी फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद साइटोकाइनेंस? तो साइटोकाइनिन प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये सही है। फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये भी सही है। वाइडली यूज टू किल डाइकॉट वीड्स, तो डाइकॉट वीड्स के लिए यहाँ पर यूज होता है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड दिस इज ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर जो कैलस है इसमें शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन, तो शूट फॉर्मेशन के लिए है यहाँ पर साइटोकाइनिन, और रूट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो ये डिसाइड करता है कि कैलस में क्या बनेगा। ऑक्सिन अगर ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग, एंड इफ साइटोकाइनिन इज मोर देन ऑक्सिन, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है ऑक्सिन से तो दिस विल रिजल्ट इन शूट फॉर्मेशन, और ऑक्सिन अगर साइटोकाइनिन के बराबर है तो दिस विल रिमेन एज कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, तो ये सही था। यहाँ पर हाउ मेनी फंक्शंस आर एसोसिएटेड, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है, तो 3 यहाँ पर सही है, 1 गलत। 98 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 177। मैच द इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। 17,500 न्यू सेल्स मेज इनफ्लोरेसेंस, 3,50,000 टाइम्स वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो यहाँ पर ग्रोथ के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ग्रोथ जो है ये मेजरेबल है, तो 17,500 न्यू सेल्स ये मेज इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, यहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम मेज में, इसमें 17,500 न्यू सेल्स आर एडेड पर आवर, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। 3.5 लाख गुना ये वाटरमेलन की सेल इंक्रीज करती है। ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब लेंथ में अगर देखना हो तो पॉलन ट्यूब, अगर सरफेस एरिया पैरामीटर लिया हुआ है तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 99 का फर्स्ट। पेज नंबर है ये 168। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एट विच यूटिलाइजेशन or synthesis of ATP takes place. Find the correct matching. Glucose into glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन पूछा गया है, यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पर एटीपी खर्च होती है। एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, तो ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा आइसोमराइजेशन के थ्रू। एंजाइम होगा यहाँ पर फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से यहाँ पर बनता है फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट। यहाँ पर भी एटीपी खर्च होती है, एटीपी से एडीपी, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड, यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होगा। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर भी फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है ए और बी में, सिंथेसिस हो रही है सी और डी में, सी और डी में सिंथेसिस। यहाँ पर नेट गेन होगा यहाँ पर 2 एटीपी का। पेज नंबर है ये 156। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
द न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स, तो ये सही है। यहाँ पर पॉन्स में है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और यहाँ पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये एसोसिएटेड है मेनली इंस्पिरेशन से, इनहेलेशन से, और ये वाला जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन से। तो यहाँ पर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये निगेटिव स्टिमुलस भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप सिचुएटेड है इंस्पिरेशन से, तो इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन होगा उसको कम करेगा, तो इससे जो एक्सलेशन है जल्दी शुरू होगा, तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 101st। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, पेज नंबर है ये 190। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या है, ये ट्रायोस फॉस्फेट आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, दीज आर स्प्लिटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये ठीक है, क्लीवेज होता है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। दे आर द टू आइसोमर्स, ये भी ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, इसीलिए इसके फिर दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। फिर ईच ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट द पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वन पार्ट ओनली वन ऑफ देम बिकम द पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इससे फिर बनता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, प्लस यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा H3PO4, प्लस यहाँ पर NAD2H बनेगा, और ये फिर जाता है ऑक्सीडेशन वाले ETS में, और ये दो NAD2H बनेंगे तो प्लस 6 ATP यहाँ से मिलती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट होंगी, तो ओनली वन ऑफ देम बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ईच ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट द पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा A, B एंड D, आंसर है थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 156। Now question number 103, the form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the मेरिस्टेम is called। तो यहाँ पर नया प्लांट मटेरियल ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ में क्या होगा, क्लोज्ड का मतलब हो गया सिस्टम क्लोज है, ना इसमें मैटर ऐड होगा ना एनर्जी ऐड होगी, तो इसमें नया सेल ऐड हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकंड। Now we move to next question, question number 104. Read the following statement. The passing on of the electrons removed as a part of the hydrogen atom to molecular atom with simultaneous synthesis of ATP. The crucial event in aerobic respiration occurs at in. Find the correct option. So passing on of the electrons removed as the part of hydrogen atoms to molecular oxygen, मतलब बात हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, और ये H आयन के साथ कंबाइन करके बनाता है H2O, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो इस एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन। ये ब्रेकडाउन मूवमेंट होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, और इस प्रोसेस में ATP सिंथेज एक्टिवेट होगा, ATP की सिंथेसिस होगी। तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 104 का करेक्ट आंसर फोर्थ। Now we move to next question, question number 105. How many of the following are formed after the process of redifferentiation?
तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल, प्राइमरी मेरिस्टेम, ये बनाती है प्राइमरी परमानेंट, और प्राइमरी परमानेंट में जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेवलप होगी तो ये बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर बनता है सेकेंडरी परमानेंट में। तो यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड, अनस्पेसिफाइड, किसी भी सेल में ये चेंज हो सकती हैं। परमानेंट कैसा हो गया, ये डिफरेंशिएटेड हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट किस में चेंज हो रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। तो यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट जब सेकेंडरी में होगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ की ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरिस्टेम कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड, तो इसको बोला जाएगा डी डिफरेंशिएशन। और इसके बाद जब सेकेंडरी परमानेंट फिर से डिफरेंशिएट होकर के बना तो इसको बोला जाएगा री डिफरेंशिएशन। मतलब हमें सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बताना है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ री डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये बनते हैं वैस्कुलर कैम्बियम से, सेकेंड जो रिंग बनेगी। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फ्लोएम फैलम जो बनता है वो बनता है कॉर्क कैम्बियम के डिवीजन से, जो कॉर्टेक्स में होता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये हैं हमारे रीडिफरेंशिएशन के। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, पेज नंबर ये 172। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एथिलीन। एथिलीन के रिस्पेक्ट में, एथिलीन क्या है, गैसियस हार्मोन है, मेनली क्या है ये, वैसे ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर दोनों है, बट ये मेनली ग्रोथ इनिबिटर। तो इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इट प्रमोट्स रैपिड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, एथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो ये फ्रूट राइपनिंग के वक्त रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा, इसी को बोला जाएगा रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो ये सही दिया हुआ है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ये भी ठीक है। ये पेटियोल का इलोंगेशन करता है, इंटरलोड इलोंगेशन होगा राइस वाटर, डीप राइस वाटर प्लांट्स में, डीप वाटर राइस प्लांट्स में। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये भी ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पर सारे ही एथिलीन के रिस्पेक्ट में सही दिए हुए हैं। एब्सिसिक एसिड इसका यहाँ पर ये सीड एंड बड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, एथिलीन इसे ब्रेक करेगा। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रैकिया फिर बाइफर्केट करता है, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा पर प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ये ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, सैक एंड एल्वियोलाई, और ये सब पूरा नेटवर्क मिलकर के बनाएगा लंग्स। इन ह्यूमंस द टू लंग्स आर कवर्ड बाय अदर आउटर विसरल एंड इनर पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ पर ये लंग्स, और ये लंग्स में जो अंदर वाली प्लूरा है इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। विसरा माने होता है इंटरनल ऑर्गन। तो यहाँ पर जो प्लूरा इससे चिपकी हुई होती है लंग से, इसके बीच में गैप नहीं होगा, जो लंग से चिपकी हुई है इसको बोला जाएगा विसरल प्लूरा। और जो प्लूरा इससे बाहर की तरफ थोरेसिक केस से चिपकी हुई होगी इसे बोलेंगे पैराइटल प्लूरा, और ये वाला है विसरल प्लूरा। बीच में यहाँ पर भरा होगा प्लूरल फ्लूइड मिनिमम क्वांटिटी में। तो इन ह्यूमंस द टू लंग्स आर कवर्ड बाय आउटर विसरल एंड इनर पैराइटल, ये गलत है, आउटर विसरल दिया हुआ है, इनर पैराइटल दिया है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 107 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 184।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ट्रांसपोर्ट के वक्त यहाँ पर 97% ऑक्सीजन आरबीसीज, 25% ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, 70% एज बाइकार्बोनेट एंड 77% थ्रू इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी जाता है और प्लाज्मा में मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और इसके बाद यहाँ पर ये 7% डिजॉल्व्ड स्टेट में भी प्लाज्मा में, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है इसलिए 7%, ऑक्सीजन सिर्फ 3%, तो ये 77% हो गया। ठीक है, 70% एज बाइकार्बोनेट, ये भी ठीक है। 97% एज ऑक्सीजन थ्रू आरबीसीज, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, 3% बचा वो डिजॉल्व्ड स्टेट में जाता है। तो 25 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, रॉन्ग मैचिंग पूछी गई है, तो 108 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 109, विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। इनफैक्ट इंस्पायरेशन में दो मेन है, डायफ्राम मेन मस्कुलर स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम जो होता है ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर को बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देता है, प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर इंट्रापल्मोनरी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये एयर अंदर आ जाएगी, इनहेलेशन होगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इसके अपोजिट ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डायमीटर को बढ़ाते हैं, तो ये भी क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और ये दोनों ही इसके लिए इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नो रोल यहाँ पर गलत है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट सही दिया हुआ है 12 से 16। पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असेस बाय स्पायरोमीट्री, ये भी सही है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml पर ब्रेथ, ये 500 ml, और अगर पर मिनट पूछा जाए तो 12 और 16 से मल्टीप्लाई, तो 6000 से 8000 पर मिनट। तो यहाँ पर इन पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ए और डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर 109 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 110, which statement is or false? In blood, carbon dioxide comparatively diffuse easily because of its high solubility। तो ठीक है, solubility पर भी डिपेंड करता है, प्लस थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी। अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 70 to 77% जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा से। 70% एज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और बाकी का 7% जो है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में, तो टोटल 77%। Carbon dioxide diffuses into blood, passes into RBCs and reacts with water to form H2CO3। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है, ये RBC है, और RBC में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी अंदर एंटर करेगी, H2O से कंबाइन करेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, ये H2CO3, और H2CO3 फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा HN प्लस SCO3 माइनस, और SCO3 माइनस जो होता है ये प्लाज्मा में आएगा, आरबीसी के बाद प्लाज्मा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए टिश्यू साइड पे क्लोराइड आयन अंदर आता है, तो क्लोराइड आयन अंदर प्लाज्मा से आरबीसी में, इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। तो कार्बन डाइऑक्साइड diffuses into blood, passes into RBC and reacts with water to form H2CO3। क्लोराइड आयन diffuse from plasma into RBCs to maintain ionic balance, ये भी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ बी इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया। आंसर विल बी फोर्थ 110।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, every 1000 ml of deoxygenated blood delivers how much CO2 to the alveoli? तो 1000 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड? तो 100 ml जो ब्लड है वो 4 ml CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई को। तो 1000 ml कितना हो जाएगा? 40 ml। 111 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, पेज नंबर है ये 190। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ पर ये कौन से हैं? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। और जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है मेडुला में वहीं पर सिचुएटेड होते हैं, उसी के साइड में। तो यहाँ पर होंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सेस पर हैं इसलिए सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को सेंसिटिव हैं तो वो CO2 एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है ऑक्सीजन का इफेक्ट। तो यहाँ पर इन विच केमिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फॉर रिमेडियल एक्शन। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो बोथ 1 एंड 2, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 190। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच? तो टैडपोल, टैडपोल में यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं गिल्स, तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। और जो एडल्ट फ्रॉग है इसमें यहाँ पर एडल्ट फ्रॉग में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन तो है, इसके अलावा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होगा, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अलावा पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स से जो होता है, और इसके अलावा बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी में यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई फेरेंजियल। तो रेप्टाइल में लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन ठीक है, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स ठीक है, मोलस्का में गिल्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 113। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, पेज नंबर था ये 183। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा? तो अस्थमा एलर्जिक कंडीशन है, यहाँ पर ब्रोंकोस्पैज्म होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीजिंग विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एम्फाइसीमा या सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है, 114 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, पेज नंबर था ये 190। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो वहाँ पर एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो एफिनिटी ज़्यादा मतलब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और ये किधर होता है? ये एल्वियोलर साइड पर होता है। डिसोसिएशन अगर बढ़ेगा तो फिर ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है, राइट इज फॉर डिसोसिएशन। ये बॉडी टिश्यूज साइड पर होता है, ये इधर एल्वियोलर साइड पर होगा। तो एल्वियोलर साइड पे जो चेंजेस होंगे वो कौन से जो इसको फेवर करेंगे? तो हाई PO2, PO2 ज़्यादा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होगी? कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन या भी कम। pH कैसा होगा? ज़्यादा होगा, हाई pH।
और PCO2 कैसा होगा, लो। तो ये सारे फेवर करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 115 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, पेज नंबर है ये 157। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मैलिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ATP सिंथेज एंड एथेनॉल। अल्कोहल बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में CO2 रिलीज होगी, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद एथिल अल्कोहल रिडक्शन से ATP सिंथेज। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 है, ETS में इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बनेगा ग्लाइकोलिसिस में। और मैलिक एसिड ये बनता है क्रेब्स साइकिल में। तो A इज थर्ड, B इज फर्स्ट, C इज सेकंड एंड D इज फोर्थ। करेक्ट आंसर हुआ 116 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ये अर्थमेटिक ग्रोथ। W1 इज इक्वल टू W0 e रेज टू पावर RT, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ इन dorsiventral leaf, increase in surface area. Callus, callus is mass of undifferentiated cells. A is 1, B is 4, C is third and D is second. तो करेक्ट आंसर हो गया 17th का फर्स्ट, 117। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, पेज नंबर था ये 172 175। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। PCO2 of atmospheric air is 0.3 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 है, 1.3 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 ऑफ एल्वियोलर एयर, तो ये एल्वियोलर एयर का होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg, और PCO2 हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। और ये यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई, तो इधर आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का होगा 40-45, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40, PCO2 इज 45 mm ऑफ Hg। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा 40। तो यहाँ पर PCO2 ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर सही दिया, PCO2 ऑफ एल्वियोलर एयर 40 mm ऑफ Hg, ये भी सही है। PO2 ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ये 159, 169 गलत दिया है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज 45 mm Hg, तो ये सही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का 45 है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर A, B, D, ये सही है। इनकरेक्ट हो जाएगा सिर्फ एक, ओनली C। 118 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, पेज नंबर ये 187। 119, trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of which vertebra into right and left primary bronchi। तो ये यहाँ पर जो लेवल दिया हुआ है ये 5th thoracic vertebra, thoracic vertebra है, और ये 5th thoracic vertebra है। तो 12th vertebrae, 5th thoracic vertebrae, 5th cervical vertebrae, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो ये thoracic vertebrae 5th है, और इसके ऊपर 7 cervical vertebrae, तो ओवरऑल वर्टिब्री देखेंगे तो ये 12th भी है। तो 12th वर्टिब्री एंड 5th thoracic वर्टिब्री, दो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 119 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 184, NCERT 1। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम ये होता है 1100 से 1200 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 1000 से 1100 ml,
और वाइटल कैपेसिटी ये होती है 4600 ml। तो करेक्ट आंसर होगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। ए सी बी डी। करेक्ट आंसर इज 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। पेज नंबर है ये 186 एंड 187। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, पल्मोनरी बाय लंग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी। तो यहाँ पर स्पाइरिकल्स, ये ट्रैकिया, और इसकी जो फाइन ब्रांचेस हैं वो बनाते हैं ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स जो होते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, ये टिश्यू या सेल में ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ पर सभी मैचिंग सही दी हुई हैं 4। 121। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। पेज नंबर था ये 183। Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. तो ये नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग, उसके बाद फिर ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बचा रहेगा इसे बोला जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसी की वजह से यहाँ पर ये कोलैप्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर रहती है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? ये 1000 से 1100 ml। तो 122 का करेक्ट आंसर हो गया 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 123। Given below are two statements. In humans, the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles. तो यहाँ पर conducting part, ये सब जो ब्रांचिंग पैटर्न है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो एक्सटर्नल लेयर से लेकर के, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये कहलाता है एक्सचेंजिंग, ये कंडक्टिंग पार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, मॉइस्चर ऐड करता है, बॉडी टेम्परेचर पर लेकर के जाएगा, और इसको फिल्टर करने का काम करता है। तो in humans, the conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, सही है। In human, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. तो exchange part is the site of actual diffusion between blood and atmospheric air, ये भी सही है, ये भी सही है। Both statement are correct। 123rd का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 124। पेज नंबर है ये 184 185। Given below are two statements. In humans, solubility of the gases as well as thickness of the membrane are also some important factors that can affect the rate of diffusion. ठीक है, ये तो है ही। और इसके अलावा पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उधर से कम की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस का मूवमेंट होगा। प्रेशर contributed by an individual gas in mixture of gases is called partial and is represented as PO2 and PCO2 for oxygen and CO2 respectively। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। Given below are two statements. Larynx is a muscular box which help in sound production and hence called the sound box। तो ये मस्कुलर बॉक्स नहीं है, ये कैसा है? ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स। इसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स में फॉल्स और ट्रू वाले होते हैं 1 पेयर, इन्हीं के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, फॉल्स वाले प्रोटेक्शन के लिए। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, मस्कुलर बॉक्स दिया था। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स
is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से तो ये सही है। यहाँ पर ये लंग्स ये बाहर से कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर से। यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर नेगेटिव बाहर का हो जाता है पॉजिटिव इसके कंपैरिजन में, तो एयर इज सक्ड इन। इसमें और कौन सा मसल हेल्प करता है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये बढ़ाते हैं डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डायमीटर। तो ये भी अल्टीमेटली प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर होगा 125 का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, पेज नंबर 184 185। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू आर क्यू। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कितनी मैचिंग सही है। आर क्यू इज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट 1 होगा, ये 0.7, 102/145। मैलिक एसिड मोर देन 1, ऑर्गेनिक एसिड में मोर देन 1। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ पर अल्कोहलिक में फर्स्ट स्टेप में CO2 तो रिलीज होती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन का अमाउंट 0, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी सही दिया हुआ, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पर 126 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है 163 164। इफ वी मेक 100 ATP through ETS then how many number of NAD2H and FADH2 respectively required। तो NAD2H यहाँ पर होंगे 20 × 3, ये 60। FADH2 यहाँ पर कितने हैं 20, तो 20 × 2 40, तो ये आ जाएगा टोटल 100 ATP के लिए। ये वाला तो सही है कॉम्बिनेशन। अब इसको देखते हैं, तो 18 × 3 ये हो गया 54 प्लस 23 FADH2, तो FADH2 2 ATP तो हो जाएगा 46, तो ये भी सही है। 20 14 NAD2H है 20, तो 20 का हो जाएगा 60, और ये 14 का हो जाएगा 28, क्योंकि ये FADH2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 88, मतलब ये गलत है। 30 ये हो जाएगा यहाँ पर 90, 3 ATP के इक्विवेलेंट है इसलिए ये 90, और ये 10, एक FADH2 2 ATP के इक्विवेलेंट है, तो 10 × 2 = 20, तो 90 + 20 आएगा 110। हमें बनाने हैं 100, तो यहाँ पर A और B सही है, ओनली A एंड B। 127 is second. Now we move to next question, question number 128, page number 159 to 160. Select the correct statement for the given reaction. तो यहाँ पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन दिखाया गया है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इट इज़ द कंप्लीट कंबशन, क्योंकि ऑर्गेनिक से पूरी तरह से इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, तो ये कंप्लीट कंबशन। टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। RQ यहाँ पे 1 है क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन, तो 6/6 = 1, ये भी सही है। टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ग्लूकोज में 6 कार्बन, यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन वाला इनऑर्गेनिक, प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ये हो जाएगा कैटाबॉलिक। वैसे रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक प्रोसेस, तो इसमें कैटाबॉलिक भी है प्लस एनाबॉलिक भी है, तो A, B और D यहाँ पर सही है। 128 is fourth. Now question number 129, पेज नंबर है ये 156. Now question number 129, given below are two statements. Most carbohydrates are usually
फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट नहीं, यहाँ पे ऑल कार्बोहाइड्रेट्स are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Three type of cytochrome used in ETS. तो साइट थ्री टाइप सही है, BC1 CAA3, BC1 कॉम्प्लेक्स ये मोबाइल और AA3, तो टोटल 5, लेकिन टाइप अगर पूछा जाए तो 3, तो 3 टाइप। करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ये सही है 3 टाइप, और ये मोस्ट की वजह से गलत। तो 129 का करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 129 is third. Now we move to next question. Question number 130. Page number है ये 162. 130. Given below are two statements. Pure glucose, fat, protein never used at respiratory substrate. तो यहाँ पर प्योर ग्लूकोज तो यूज़ किया जाएगा, लेकिन फैट और प्रोटीन ये नहीं। यूजली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी बट प्रोटीन्स, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये भी सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 सही है बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। 130 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, 154, 155 पेज नंबर। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्योर कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड भी सही है, बट प्योर प्रोटीन्स एंड प्योर फैट्स आर नेवर यूज्ड। तो 131 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर ETS। इनकरेक्ट आपको बताना है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज सही है, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज। तो ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इनकरेक्ट। साइटोक्रोम AA3 ये ऐसी को बोला जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो 132 का करेक्ट होगा चौथा। NCERT 1 पेज नंबर 160। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। Now question number 133. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using an apparatus which helps in clinical assessment of pulmonary function. तो इसे बोला जाएगा स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर से रेसिडुअल वॉल्यूम कैनॉट बी मेजर्ड directly. Now question number 134. Which is a correct matching? Opening of nasal chamber ये नेजोफैरिंग्स में, रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग लंग्स, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड गिल्स, एंड मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स इज प्लूरा। तो जो लंग से चिपकी हुई है दैट इज विस्ट्रल प्लूरा, जो थोरैसिक केस से है वो पैराइटल प्लूरा, ऑलरेडी डिस्कस किया है। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स ये गिल्स, रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और नेजल चैम्बर ये नेजोफैरिंग्स में आकर के खुलेगा, फिर लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में एयर जाएगी। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया थर्ड, और सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का फर्स्ट। तो 134 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। Now we move to next question and that is 135. Which one of the following is the incorrect match? यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। मोलस्क में गिल्स के थ्रू होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस होगा, इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स ये सब भी हेल्प करेंगे। तो मैमल्स ये क्या हो गया, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा टेरेस्ट्रियल, टाइडल वॉल्यूम 6000 से 8000 ml पर आवर,
ये गलत है, ये 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 135 फोर्थ। पेज नंबर है इसका 186। Now thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Survi ma'am. Thank you so much. तो हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 135 तक डिस्कस किया है शैलेन सर ने। अब आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग एसबीटीएस के। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के लिए बेटा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। बोथ आर अ प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सही है, दोनों प्रोसेस किसमें आते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर इन्वॉल्व इन बोथ द प्रोसेसेस। सही है बेटा, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दोनों में होते हैं। अगर बात करी जाए ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट। और अगर बात करी जाए क्रेब्स साइकिल की, तो वहां पे होता है आपका सिट्रिक एसिड और आपका जितने भी ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आपका एसिड एसिड, ये सब कितने कार्बन के होते हैं? 6 कार्बन के। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा बोल रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द प्रोसेस। सही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्ट एटीपी। और डायरेक्ट एटीपी बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है 7th और 10th स्टेप पे, और आपके क्रेब्स साइकिल में भी बनता है बिटवीन सक्सिनल कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड में। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बोथ द प्रोसेस। गलत है, दोनों प्रोसेस में नहीं होता है बेटा। ग्लाइकोलिसिस में आपका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, एक अल्फा के पहले एक अल्फा के बाद में। बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। और अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करी जाए तो ग्लाइकोलिसिस बेटा फ्रीली चलती है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे ए बी सी 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो 136 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है आपका एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। सही है, जितने भी बॉडी में प्लांट सेल की बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सब किसके डिसेंडेंट होते हैं? जाइगोट। क्योंकि जाइगोट कैसा है? यूनिसेलुलर है। और जब इसके अंदर बेटा माइटोसिस होती है तब ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और ये जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है ये भी किससे बना है? जाइगोट से। तो जितने भी सेल हैं प्लांट के अंदर, प्लांट की बॉडी को कंप्राइज कर रहे हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? जाइगोट से मिलकर बने हैं। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सेल की ग्रोथ हो, ठीक, और सेल की ग्रोथ होने के बाद बेटा सेल अपने काम के लिए मैच्योर हो जाए। और अगर सेल अपने काम के लिए मैच्योर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो सेल की ग्रोथ, सेल का डिफरेंशिएशन, बॉडी की ग्रोथ, बॉडी का डिफरेंशिएशन, तो वो किसके अंदर आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बेटा क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। सही है। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। सही है। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल अगर पूछेगा तो इथाइलिन होगा, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल पूछेगा तो क्या होगा? ऑक्सिन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे सही है। तो 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 177 का यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139। तो अगर क्वेश्चन नंबर 139 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 139 में हमें आपका इनिशियल पैरामीटर क्या दिया हुआ है? एरिया के रिस्पेक्ट में दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एटी बेटा क्या दिया हुआ है हमें? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमसे रिलेटिव ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो रिलेटिव ग्रोथ बेटा कितनी हो जाएगी? रिलेटिव ग्रोथ हो जाएगी हमारी 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू 100। तो 80 कितना है बेटा? 15, 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये कितना होगा? 5/10 इंटू 100। तो ये यहाँ पे आपका कितना आएगी रिलेटिव ग्रोथ? 50%। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 170 171।
Next, the cell derived from root apical meristem and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform a specific function. This act leading to maturation is termed as. तो बेटा चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो, इनके अंदर जब डिफरेंशिएशन होता है, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। और प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर बेटा जब आपका डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन होने के बाद बेटा ये फॉर्मेशन करते हैं आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 172 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, plant growth is unique because plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या है, यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि प्लांट के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी पूरे लाइफ टाइम होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के प्रेजेंट होने की वजह से बेटा ये जिंदगी भर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिंदगी भर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कितने फेज में डिवाइड है, 3 फेज में। पहला फेज क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है कि लगातार सेल डिवाइड करते हैं। दूसरा फेज क्या है, इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होते हैं, सेल्स क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होता है और उनका बेटा धीमे धीमे क्या होता है, सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। और मैचुरेशन में बेटा सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करके अपने काम के लिए मैच्योर हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 141 का करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 167 168। Which one of the following are the correct match? Ethylene induces flowering in mango, सही है। Ethylene promotes female flowers in cucumber, सही है। Ethylene promotes root hair formation, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 177। नेक्स्ट, द रिस्पायरेटरी पाथवे कंसिडर एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन अ कैटाबॉलिक वन। बिल्कुल सही है। रिस्पायरेटरी पाथवे बेटा आपका एम्फीबॉलिक पाथवे कंसिडर किया जाता है, ना कि कैटाबॉलिक वन। द रिस्पायरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कह रहा है क्योंकि रिस्पायरेटरी पाथवे आपका कैटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है और एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। जरूरत पड़ने पे चीजों को तोड़ा भी जाता है और उनसे एनर्जी बनाई जाती है, और जरूरत पड़ने के उन्हीं बीच के प्रोडक्ट्स को निकाल के बेटा वापस से आपके नए जो सबस्ट्रेट खत्म हो रहे हैं उनका फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 162। इन प्लांट्स पीजीआर ऑलवेज एक्ट एज एंटागोनिस्टिक। तो गलत है बेटा, ऑलवेज एक्ट नहीं करते एंटागोनिस्टिक। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपके जो पीजीआर होते हैं वो आपस में किसकी तरह बिहेव करते हैं, एंटागोनिस्टिक नेचर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एपाइकल डोमिनेंस कौन कर रहा है, आपका कर रहा है ऑक्सिन, और लेटरल डोमिनेंस कौन प्रमोट कर रहा है, साइटोकाइनिन। तो इस फंक्शन के रिलेटेड वो दोनों क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए। इसी तरह सीड जर्मिनेशन में हेल्प कौन कर रहा है, जिब्रेलिन, और सीड जर्मिनेशन को इनिबिट कौन कर रहा है, आपका एब्सिसिक एसिड। तो वो क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन स्टेटस, ग्रेविटी एंड सच एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 144 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेटमेंट पहला आपका क्या है, गलत है, लेकिन दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 179। In arithmetic growth following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other cell differentiate and mature। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल से अगर 2 सेल बनी है तो बेटा एक सेल क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और दूसरी सेल बेटा डिवाइड करने के लिए जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो कैसा ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है। लीनियर इक्वेशन आती है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। फिर उसके बाद बोल रहा है सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म। तो लार्ज साइज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है बेटा, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट में ये कर्व पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 145 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच। इंक्रीज इन लेंथ,
तो हम लोग बेटा आपके प्रोटोप्लास्ट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटोप्लास्ट को मेजर कर सकते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है क्या, इंक्रीज इन लेंथ, और वो किसमें मेजर करते हैं, पॉलन ट्यूब में। वो हमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के बारे में बताती है। एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी एक ऐसा कर्व है, लीनियर कर्व, और ये किसकी इक्वेशन है, अरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन है। W1 इक्वल्स टू W नॉट ई की पावर आर थी, बेटा ये सिग्मोइड कर्व आता है, एस शेप का कर्व आता है, और ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये है आपके जियोमेट्रिकल ग्रोथ की। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, कोरिएंडर। अब देखो प्लास्टिसिटी की अगर बात करी जाए तो प्लास्टिसिटी क्या है बेटा, आपके जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट के पैटर्न्स में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, या फिर तो फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से आए कि बचपन में अलग था, बड़े हुए तो शक्ल चेंज हो गई, या फिर तो बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कि बाहर धूप बहुत है तो हम क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो प्लास्टिसिटी बेटा एक तो या फिर फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से पैटर्न में चेंज आए, या फिर बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से पैटर्न में चेंज आए। और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल होता है हेट्रोफिली। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है बच्चा, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब क्या है, ली। तो लीफ के पैटर्न में क्या आता है, चेंज आता है। अगर फेजेस ऑफ लाइफ के लिए पूछेगा तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पर। और अगर बेटा ये पूछेगा आपका एनवायरमेंट की वजह से, तो इसमें एग्जाम्पल आता है बेटा किसका, बटरकप का। और ये जितने भी एग्जाम्पल है ये एट लास्ट किसके अंदर आ रहे हैं, प्लास्टिसिटी के अंदर आ रहे हैं। तो कोरिएंडर प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल होगा, लार्क स्कर भी होगा, बटरकप हेट्रोफिली का एग्जाम्पल होता है। हेट्रोफिली खुद एक केस है किसका, प्लास्टिसिटी का। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन क्या है बेटा, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 173। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन है। और लिंक रिएक्शन एरोबिक रिस्पायरेशन में चलती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, सही है। अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक वन, सही है। कैटाबॉलिक क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन से कितने में जा रहा है, 2 कार्बन में, और डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो कैटाबॉलिक भी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है ही। इट इज अ पार्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओनली ए, बी एंड सी। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। काइनेटिन को किससे निकाला गया था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से, सही है। जियाटिन कॉर्न कर्नेल से निकाला गया था, सही है। जियाटिन कोकोनट से भी एक्सट्रैक्ट किया गया है, सही है। और जियाटिन ही बेटा आपका प्लांट में नेचुरली अकरिंग क्या है, साइटोकाइनिन। प्लांट में नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, ठीक है। काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थाइमिन, तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थाइमिन नहीं होता है, ये क्या होता है बेटा, एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके डेरिवेटिव है, एडेनिन डेरिवेटिव है। तो इनकरेक्ट मैच पूछा था, तो 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 175 टू 177। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 2,4-D की बात कर रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ पीजीआर, सही है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन, सही है। लेकिन ऑक्सीजन में भी बेटा ये कैसा होता है, ये आपका आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है या सिंथेटिक ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन ये नहीं है। इट इज अ लार्जली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो बेटा आपके जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ना कि प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, तो आंसर क्या है, ये आपका ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 175 176। इन द इक्वेशन W1 इक्वल्स टू W नॉट ई की पावर RT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E। तो E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 2.71828। और ये आपके एनसीईआरटी 2 के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ग्राफ में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में दिया हुआ है।
तो क्या हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। ग्रोथ रेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। टाइम क्या है, टी है। और वाटर कंटेंट इन प्लांट या वेट क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका W1। नेक्स्ट है इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑल एटीपी। एरोबिक रिस्पायरेशन में जितनी भी एटीपी आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू ईटीएस, आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू ईटीएस, सही है। जितनी भी एटीपी है बेटा वो ईटीएस से थोड़ी प्रोड्यूस की जाती है, कुछ डायरेक्ट एटीपी तो बनती है। इन ग्लाइकोलिसिस एटीपी एंड इन क्रेब्स साइकिल जीटीपी आर आल्सो प्रोड्यूस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है। ईटीएस में बेटा आपके हायर एनर्जी बॉन्ड जाते हैं, जैसे कि NADH प्लस H प्लस या FADH2, और उनसे H प्लस निकाल के फिर उनसे एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन सारे एटीपी का आपका प्रोसेस केवल और केवल ईटीएस में नहीं होता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में भी डायरेक्ट एटीपी निकलते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 155 to 161। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, सही है। इंट्रिंसिक फैक्टर में बेटा आपके क्या आएंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर में, मतलब सेल के अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सेल के अंदर से कंट्रोल करते हैं जीन्स, जेनेटिक कंट्रोल होता है। और सेल के बाहर से इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, तो इंटरसेलुलर बेटा क्या हो जाएगा आपके पीजीआर। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपकी हवा, पानी, ठीक है, लाइट वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। तो इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर आर द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 174। नेक्स्ट IBA। IBA क्या है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड क्या है बेटा, नेचुरल ऑक्सीजन है। इसी के साथ साथ इंडोल एसिटिक एसिड भी क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है। NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीजन। HH कजन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इथाइलिन की। किसको साथ में रखा था बेटा, राइप्ड ऑरेंजेस को रखा था अनराइप्ड बनाना के साथ। तो उन्होंने क्या किया था, आपके बनाना को भी राइपेंड कर दिया था। साइटोकाइनिन क्या करता है, ओवरकम करता है एपाइकल डोमिनेंस को, और बेटा बढ़ाता है किसको, लेटरल डोमिनेंस को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 175 to 177। अब बोल रहा है 155 बेटा बोल रहा है ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, थोरैसिक कैविटी। और किस लेवल पे डिवाइड करता है, 5th लेवल पे। तो ए क्या हो गया, गलत। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स, ये क्या हो गया, गलत। प्लूरल फ्लूइड बेटा 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक चैम्बर इज डॉर्सली फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल वर्टिब्रा, गलत है। डॉर्सली बेटा ये किससे बनता है, थोरैसिक वर्टिब्रा से बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ABC क्या हो जाएगी बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 184 to 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू मोसिस, गैमा के बारे में बताना है। तो गैमा बेटा यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट गलत हो गया। मल्टी सेलुलर बर्ड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। ग्रीन इन कलर, ग्रो ऑन थैलाइड बॉडी, सही है। पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे पूछा गया था कितनी स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 29। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called as glandular epithelium, सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 102। डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी एंड मेमेलिया रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल। तो डाइकॉट भी क्लास है, मोनोकॉट भी क्लास है, और मेमेलिया भी क्लास है, तो दोनों का लेवल क्या है, सेम है, तो पहला सही है। वीट फैमिली एंड मैंगो फैमिली बिलोंग टू सेम डिवीजन बट डिफरेंट ऑर्डर। डिवीजन क्या है, दोनों का सेम है। डिवीजन क्या है, दोनों का आपका एंजियोस्पर्मी, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। वीट का ऑर्डर क्या होता है बेटा, वीट का ऑर्डर होता है पोएल्स, और मैंगो का ऑर्डर क्या होता है, मैंगो का ऑर्डर होता है बेटा सैपिंडेल्स, तो ये सही है। कॉन्विलेसी एंड सोलेनेसी,
आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल, सही है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट सेम लेवल, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 7, 10 एंड 11। नेक्स्ट assertion बोल रहा है हेमिकॉर्डेट हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर डिसिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो डिसिमिलर नहीं होता है, सिमिलर होता है किससे? नोटोकॉर्ड से। तो ये बेटा assertion क्या हो गया? गलत हो गया। हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो रीजन क्या है बेटा? सही है। assertion गलत है, रीजन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथैलस ऑफ फर्न इज हैप्लॉइड, बिल्कुल सही है। गैमेटोफाइट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, सही है। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस गैमेट, सही है बेटा। आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया पाए जाते हैं इसके ऊपर। और प्रोथैलस ऑफ फर्न इज डायोइशियस, तो डायोइशियस नहीं होता है बेटा, कैसा होता है? मोनोइशियस होता है। तो ए बी सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 32। नेक्स्ट स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, सही है। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता है बेटा, कैसा होता है? इंटरनल होता है। तो ये गलत हो गया। लार्वल स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, सही है। स्पॉन्जोसील एंड कैनाल आर लाइंड बाय कॉलर सेल या कॉनोसाइट, सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। तो इनकरेक्ट आपके कितने हैं? दो आपके क्या है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो 161 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे कितनी है? एक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 40। धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक है, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। कैना एसिमेट्रिक है, सही है। मस्टर्ड, धतूरा, चिली आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, गलत है। पी बीन, कैशियो, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 62। नेक्स्ट, ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, सही है। रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सही है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन बाय इंड्यूसिंग वेरिएशन, ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। ये वेरिएशन इंड्यूस कराने का काम किसका है? मियोसिस का, ना ही माइटोसिस का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 125। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की सिनेप्सिस कहाँ कराई जाती है? जाइगोटीन में, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पे पहले ही आंसर मिसमैच्ड पेयर है। तो 164 का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 126। नेक्स्ट है which of the following process in mesophyll cell results in the release of CO2 with the utilization of ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में तो CO2 निकलता ही नहीं है। लिंक रिएक्शन में CO2 निकलता है लेकिन ATP यूज नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल में भी CO2 निकलता है लेकिन ATP यूज नहीं होता है, ATP बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ओनली फोटो रिस्पायरेशन, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 147। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैकेट फंजाई, सही है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। तो ये भी स्टेटमेंट बेटा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, सही है। बेसिडियम के अंदर होता है, ठीक। फिर उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनेसली, एक्सोजेनेसली मतलब ऊपर बेटा पाए जाते हैं बेसिडियोकार्प, ठीक। तो ये क्या है? ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 18। नेक्स्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा बेटा तब वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। जैसे F0 F1 पार्टिकल से जब बेटा 4 H+ जाएंगे तब वो घुमा के हमें एक ATP देंगे। तो ये सही है। ATPase as a channel that not allows diffusion of proton back across the, नॉट अलाउ नहीं, अलाउ करता है डिफ्यूजन, तभी बेटा आपके ATP का सिंथेसिस हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 141।
नेक्स्ट है बेटा राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, राइजोइड हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, गलत। राइजोइड हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं, गलत। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स एब्सेंट, मतलब आपके ब्रायोफाइटा में बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, गलत। राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सही है। यूनिसेलुलर किसमें होता है? मार्केंशिया में। मल्टीसेलुलर किसमें होता है? रिक्सिया में। तो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 28 एंड 29। कोलेजन, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन क्या है बेटा? ट्रिप्सिन आपका क्या है? एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। GLUT4 क्या है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल एंड फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। तो ए का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। बी का क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। डी का क्या हो जाएगा? थर्ड। एंड ई का क्या हो जाएगा बच्चा? फोर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अगर चलें तो 170 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू इरेडिकेट डाइकॉट वीट। तो डाइकॉट वीट को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 176। द पाथवे ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। कॉमन कौन सा है बेटा? ग्लाइकोलिसिस है। अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड प्रोडक्ट फॉर्म आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस होगा, साइटोप्लाज्म में चलेगा और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर, ग्लाइकोलिसिस वाला पेज। क्वेश्चन नंबर 172। मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस इज एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सही है। इन ईटीएस नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर के ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन इज रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। सही है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फाइनल और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। OOA इज द लास्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल। तो बेटा OOA लास्ट मेंबर TCA साइकिल का कैसे हो सकता है? TCA साइकिल क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो वो साइकिल तो लगातार घूमती रहेगी ना, घूमती रहेगी घूमती रहेगी, तो उसका कोई ना पहला ना कोई बाद में, तो आपके केवल मेंबर वहां ऐड होके घूमते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लास्ट मेंबर नहीं बता सकते हो। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर ETS वाला। नेक्स्ट, fermentation is a partial breakdown of glucose but aerobic respiration is the complete breakdown of in CO2 and H2O। सही है बेटा। NADH plus H plus very low fermentation NAD का फॉर्मेशन करता है। सही है। NADH H plus very fast aerobic respiration। सही है। in respiratory pathway glycerol changes into DHAP। तो कह रहा है रिस्पायरेटरी पाथवे में ग्लिसरॉल चेंज होता है किसमें? DHAP में। सही है। PGAL या DHAP मैंने क्लास में बताया था। तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 174। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट रिलेटेड विद एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड नहीं है तो बेटा देखो, डिलेज लीव सेनेसेंस, तो ये इसका काम नहीं है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये इसका काम है। हर्बिसाइड ये नहीं है। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी नहीं करता है। तो कौन से फंक्शन रिलेटेड नहीं है? 1, 3 एंड 4। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर आपका एब्सिसिक एसिड वाला। Which of the following functions are related to ethylene? Promotes senescence and abscission of leaves and flower। सही है। इथेफोन बेटा इसका क्या है? एक्वस फॉर्म है जो आगे जाके इथाइलिन रिलीज करता है और सेनेसेंस आपके फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस को एनहांस करता है। सही है। रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट भी शो करता है। अचानक से जब फ्रूट राइप हो रहा होता है तो उस टाइम पे बेटा उसके रिस्पायरेशन का रेट अचानक से शूट करता है, जिसको बोला जाता है रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इथाइलिन वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। इनमें से कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो साइटोकाइनिन से रिलेटेड नहीं है? साइटोकाइनिन से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा आपका साइटोकाइनिन से ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी नहीं, हर्बिसाइड नहीं, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर आपका साइटोकाइनिन वाला।
टोटल ग्रोथ अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ, बिल्कुल सही है। टोटल ग्रोथ इन अकर्स इन यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा आपका 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। और आपका वाइटल कैपेसिटी बेटा कितनी होगी, 4000 से 4600 ml ऑफ एयर। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी का क्या हो जाएगा बेटा, बी का हो जाएगा फर्स्ट। सी का बेटा क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकेंड। डी का क्या होगा बेटा, फिफ्थ। एंड ई का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी 178 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है बेटा, फॉन्स में। रिस्पायरेशन इन अडल्ट फ्रॉग, रिस्पायरेशन इन अडल्ट फ्रॉग किससे होगा, लंग से। रिस्पायरेशन इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, गिल्स, मेम्ब्रेन अराउंड प्लूरा, प्लूरल लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। बी का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। सी का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। एंड डी का क्या होगा बेटा, फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी 179 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 183। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, डिवाइड्स एट द 7th लेवल, नहीं होगा, क्या होगा, 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। NCERT 1 पेज नंबर 184। तो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आराम से पेपर को देख लीजिएगा और उसको एनालाइज कर लीजिएगा। और जो भी गलती आपने इस पेपर में की है, आप कोशिश करिएगा कि वो गलती आपसे अगले पेपर में ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में।